इनका ये कहना है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया प्लस माइनस वी से, और चार्ज करने के बाद इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया। आफ्टर चार्जिंग रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया, इसका मतलब ये डिस्चार्ज होगा अभी। और डिस्चार्ज होने के बाद इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन लॉग आई एंड टाइम टी, और दो ग्राफ दिए गए हैं उसके अंदर। एक ग्राफ ये है 1 और एक ग्राफ ये है 2। तो इन्होंने ये पूछा है कि इन दोनों ग्राफ में चेंज क्या किया है। आई मीन पहले ग्राफ 1 प्लॉट किया गया है, पहले ग्राफ 1 को चेंज किया गया है, पहले ग्राफ 1 है, और उसके बाद इनका ये कहना है कि कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और वी, इनमें से कोई एक चीज बदली गई है। एनी वन इज चेंज्ड। और उसके बाद आपको ग्राफ 2 मिल रहा है। पहले ग्राफ 1 है, उसके बाद ग्राफ 2 है। तो ये बताना है कि चेंज क्या किया गया है। हमने कैपेसिटेंस, मतलब ये स्पेसिफाइड नहीं है कि चेंज क्या किया है, बट ये बोला जा रहा है कि कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस में कोई एक चीज बदली गई है, किसी एक चीज को चेंज किया गया है। या तो कैपेसिटेंस चेंज हुआ है, या रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, या वोल्टेज चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन है। और किस तरीके से चेंज हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो देखिए, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग का न्यूमेरिकल है, तो कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग में जो आई का वैल्यू होता है वो होता है उसकी इनिशियल वैल्यू और ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी, ये होती है आई की वैल्यू। तो अगर आप इस इक्वेशन का लॉग लेते हो, तो लॉग ऑफ करंट आई राइट साइड पर बाय द प्रॉपर्टी, आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, दैट log ऑफ m इंटू एन इज log m प्लस log n। तो ये log ऑफ आई नॉट प्लस नेचुरल लॉग ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी है। यानी एल एन आई विल बी एल एन आई नॉट कॉन्स्टेंट हो गया, और माइनस 1 अपॉन आर सी इंटू टी हो गया। अब इसकी जो प्लॉट करने की बात है जहां तक, तो प्लॉट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, देखो लॉग आई को आप वाई एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हो, एल एन आई नॉट इसमें कांस्टेंट हो गया, 1 बाई आर सी इसका स्लोप यानी एम हो गया, और टी को आप एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हो। इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रही है, यानी कि माइनस 1 अपॉन आर सी इसका स्लोप है, ठीक है। यानी कि जो स्लोप आएगा, मैं अगर इसकी सेपरेट बात करूं तो सेपरेट ग्राफ देखिएगा, सेपरेट ग्राफ के अंदर ये ग्राफ ऐसे आएगा, इसकी स्लोप आएगी माइनस 1 बाई आर सी, स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 1 बाई आर सी। और ये जो पॉइंट आ रहा है आपका यहाँ पर, अगर आप लॉग आई को वाई एक्सिस पर ले रहे हो, तो ये वैल्यू आपकी एल एन आई नॉट है। अब आई नॉट क्या होता है, आई नॉट इनिशियल करंट, वो कैसे निकालते हो, तो इनिशियल करंट होती है जितना उसको चार्ज किया था वो वोल्टेज V डिवाइडेड बाय R, यानी कि ये जो वैल्यू है वो V बाई आर है, लॉग V बाई आर। अब आप देखो, सारी बातें क्लियर हो गई। जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है एल एन वी बाई आर, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ये जो एल एन आई नॉट है इसको हटा दीजिए, और उसकी जगह पे कह सकते हो कि ये वैल्यू एल एन वी बाई आर है। स्लोप इसका माइनस 1 बाई आर सी है। अब यहाँ पर दोनों ग्राफ सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने का क्या मतलब है कि एल एन वी बाई आर दोनों का सेम है। इसका मतलब वी और आर को चेंज नहीं किया गया है, ये चेंज नहीं हुआ, ये क्लियर हो गया। तो चेंज हुआ है सिर्फ कैपेसिटेंस। और क्या चेंज हुआ है, 1 से जब 2 पे जा रहे हो तो यहाँ पर स्लोप एट 1 माइनस 1 बाय आर सी वन होगा, और स्लोप एट 2 माइनस 1 अपॉन आर सी टू होगा। अब आप पता लगाओ कि C1 ज्यादा है या C2 ज्यादा है, स्लोप देख करके ग्राफ 1 की स्लोप और ग्राफ 2 की स्लोप देख लो, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा है इसमें, वेदर C1 इज मोर देन C2 और क्या है, इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा। हाँ जी हर्ष, C1 ज्यादा है। अच्छा, सूरज कह रहे C2 ज्यादा है। अब यहाँ पर आपकी आर्ग्यूमेंट होगी, ठीक है, आपका ये आर्ग्यूमेंट होगी कि C1 ज्यादा है कि C2 ज्यादा है। आप स्लोप कंपेयर करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे। हाँ जी, C2 ज्यादा है, विनायक कह रहे हैं C1 ज्यादा है, इसी में लड़ाई होगी। अर्श कह रहे हैं C2 ज्यादा है। चलिए यार, लड़ाई आप लड़ लीजिएगा, मैं इस पर नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज ये आपका पार्ट है।
है ना, बिकॉज स्पून फीडिंग नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो भी हुआ है, इफ C2 इज मोर देन C1 तो आपका आंसर ये होगा कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया गया है, और अगर C2 लेस देन C1 है तो आपका आंसर होना चाहिए कैपेसिटेंस को डिक्रीज किया गया है। इस तरीके से आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आरसी सर्किट के ऊपर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ एक रेजिस्टेंस है, प्लस ये रेजिस्टेंस, और प्लस यहाँ पर कैपेसिटेंस इस तरीके से है, और यहाँ पर बैटरी है 15 वोल्ट की। तो ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, इनफैक्ट सारे ही कैपिटल आर है ना, जितने रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये सब कैपिटल आर है। इनकी वैल्यू 3 ओम के बराबर है, और ये कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड के बराबर है, और इनिशियली अनचार्ज है, इनिशियली अनचार्ज है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है। व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। इन्होंने ये तो स्पेसिफाई किया नहीं है कि कौन से टाइम पर पूछ रहे हो, ये स्पेसिफाइड नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन से टाइम पर। तो आप इसको स्टडी स्टेट मान लीजिए। स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट पे कैसे होगा, जब स्टडी स्टेट पे जाओगे तो कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी इस ब्रांच में नो करंट, इसका ध्यान रखना, कोई करंट नहीं जाएगी इसमें। तो जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो अब आप देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। टेम्पररली, टेम्पररली आप क्या कर सकते हो अपने माइंड के अंदर, आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, टेम्पररली इसको रिमूव कर दीजिए, टेम्पररली, बिकॉज इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो जब इसको टेम्पररली आप रिमूव कर दोगे तो ये एक तरीके का सर्किट बचा आपके सामने। इसके अंदर ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में लगे हैं, ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस देख रहे हो ये सीरीज में हो गए। इनके सीरीज से आप निकाल सकते हो ओवरऑल सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा। हाँ जी सात्विक अर्थ, ठीक है श्रेयस, फटाफट करिएगा इसका। जो 3 ओम 6 ओम हो जाएंगे सीरीज में, फिर ये 3 ओम 2 ओम, और ये कुल मिलाकर के इसका रेजिस्टेंस आएगा आपका जो निकालोगे, थोड़ा सा मैं जल्दी में कर रहा हूँ इसको, 5 ओम आ जाएगा। इससे यहाँ पर 3 एम्पियर करंट आएगी। अब वो 3 एम्पियर करंट यहाँ और यहाँ पे डिवाइड होगी। तो करंट का डिवीजन कैसे होता है याद करिए, पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और यहाँ से कोई करंट आए और वो डिवाइड हो जाए इसमें I1 I2 करके, और ये रेजिस्टेंस R1 और ये R2, तो आपको पता है कि I1 R1 की वैल्यू बराबर I2 R2 होती है, और I1 प्लस I2 बराबर कैपिटल I, यानी कि करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट जाएगी, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट जाएगी, और यहाँ पर फिर 3 एम्पियर। ये आपने सर्किट सॉल्व कर लिया एट माइंड लेवल। अब आपको वापस करना ये पड़ेगा कि यार एक्चुअल में तो कैपेसिटर था ना यहाँ पर, तो एक्चुअल में यहाँ पर कैपेसिटर था बट वहां पर करंट नहीं था और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था। तो पहले आप उस कैपेसिटर को अपने माइंड लेवल पर एब्सेंट मान लो, एब्सेंट मान लो, एब्सेंट मान करके करंट सॉल्व कर लो। अब आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ए से बी तक चलो, ए से बी तक चलेंगे। तो ए से बी कैसे चलोगे, ए से बी तक आप कोई पाथ चूज करो। कौन सा पाथ चूज कर ले ए से बी जाने के लिए, तो ए से बी जाने के लिए आप ये वाला इस रेजिस्टेंस में जाओ। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्योंकि इसमें 1 एम्पियर करंट आ रही है, तो 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस R3 यानी कि 3 वोल्ट। फिर इधर वाले रेजिस्टेंस में जाओ, 3 एम्पियर और 3 ओम यानी कि 9 हो गया। फिर इधर वाले रेजिस्टेंस में जाओ, यहाँ पर कोई करंट नहीं है, 0। आप बी पॉइंट पर आ गए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में 12 वोल्ट होगा। तो ये तो आपका डाउट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये तो जिन्होंने पूछा था उनका डाउट आ गया। मेरा क्वेश्चन है इसके अंदर टाइम कांस्टेंट क्या होगा।
ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर सर्किट इन दिस क्वेश्चन। ये मेरा अपना क्वेश्चन है, टाइम कांस्टेंट इस कैपेसिटर इस आरसी सर्किट का क्या होगा। मेरे साथ आप डाउट डिस्कस करोगे तो यही होगा, आपका जो डाउट है वो तो होगा ही होगा, बट मैं एक डाउट और जनरेट करूंगा। करिए, इसको बताइए भाई। टाइम कांस्टेंट प्रथम जी, प्रथम 5 RC बाय, ये बोलेंगे नहीं एक्चुअली। ठीक है, सूरज श्रीवास्तव का भी आंसर आ गया है। ठीक है, ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी बता दें क्या करना होगा। प्रथम प्रथम आंसर बदल दिया तुमने यार। फाइनल आंसर बताओ, प्रथम फाइनल आंसर। कृष्णा बिश्नोई का आंसर। प्रथम जी फाइनल आंसर दीजिएगा। श्रेयस का भी आंसर। रक्तिम बनर्जी, रक्तिम अपना आंसर चेक करो भाई, जल्दी कर लो, एक अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्तुति का आंसर भी आ गया है। ठीक है, आंसर मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ क्या है एक्चुअली, बिकॉज उसमें दिक्कत हो जाएगी। हाँ, भवदीप सिंह, विनायक का आंसर। चलो देखिए, अब आंसर रुक जाइए। इसमें क्या कहा गया था टाइम कांस्टेंट के लिए। टाइम कांस्टेंट के लिए मैंने को ये कहा था आपसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एक ऑब्जेक्टिव तरीका दिया। उत्कर्ष का भी आंसर आ गया, उत्कर्ष राणे का। देखिए मैं चेक करता हूँ किसका आंसर सही है। उसमें मैंने ये कहा था, एक ऑब्जेक्टिव जो अप्रोच दी गई थी कि रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, आपसे ये कहा था कि जहां पर कैपेसिटर है वहां पर आप एक बैटरी मान लेना। ये एक तरीका बताया गया था सॉल्व करने का, प्लस ये रेजिस्टेंस, और जहां पर बैटरी है वहां पर वायर मान लीजिएगा, जहां बैटरी है वहां पर वायर। ठीक है, ये मान सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या आंसर आएगा भाई। इसके बाद कहा था कि आर इक्विवेलेंट निकालेगा। आर इक्विवेलेंट के लिए मेरा पॉइंट सुनना, मैं आपको कई सारी चीजों पे हेल्प कर रहा हूँ आज। ये अगर आप एक पॉइंट नाम दो, ठीक है, ये एक पॉइंट, अभी रुक जाओ, आंसर अब रुक जाओ, है ना, संविद वर्मा और कनक। ठीक है, अभी वेरीफाई करते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको पॉइंट ए नाम दो और इसको पॉइंट बी नाम दो, तो देखो ये वाला पॉइंट भी बी लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से इधर जाओगे तो इस वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो ये पॉइंट भी बी मानोगे। इस हिसाब से ये रेजिस्टेंस आर और ये रेजिस्टेंस आर, ध्यान से देखते रहना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस भी आपका ए से बी है और ये रेजिस्टेंस भी ए से बी है, तो ये दो रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। और सिंप्लीफाई कैसे होगा, आप इसमें से एक रेजिस्टेंस को रिमूव कर दीजिए और ऑटोमेटिकली दूसरा रेजिस्टेंस R/2 कर दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। अब ये R/2 और ये R/2 और ये R सीरीज में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट 3R/2। अब क्या करेंगे, इनको हटाएंगे यहाँ से, इन दोनों के इक्विवेलेंट को हटा दो यहाँ से, इन दोनों का इक्विवेलेंट हटा करके वहां पर आप 3R/2 लगा दीजिए, तो यहाँ पर इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा 3R/2। 3R/2 और ये R, अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में होगा, 3R/2 और ये R पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट 3R/2 और R का पैरेलल इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, आप देखो तो वन, मतलब 1/R प्लस 1/3R/2 विल बी 1/R इफेक्टिव, R इक्विवेलेंट जो भी निकालोगे, तो ये 2/3R। ठीक है, ये 3R/5 आ जाएगा, 3R/5। तो अब इसको हटाएंगे, इस पूरे सर्किट को हटाओगे 1/1 चलते हुए, और इस पूरे सर्किट को हटा करके यहाँ पर 3R/5 लगा दो।
तो ये यहाँ पर 3r/5, अब 3r/5 और ये r सीरीज में, तो फाइनली 3r/5 प्लस r 8r/5 और इंटू सी, ये इसका टाइम कांस्टेंट होगा 8rc/5। अब आप देख लो किसका आंसर सही है। 8rc/5 इसका राइट आंसर है। और थोड़ा सा मतलब अगर मैं बोलूँ कि अभी इसमें जो आंसर है, अफसोस थोड़ा सा मुझे है इस बात का है कि किसी का भी आंसर सही नहीं है, किसी का भी। या तो टाइम के प्रेशर की वजह से आंसर नहीं आया आपका, या जिस भी वजह से आंसर नहीं आ रहा, और यही एग्जामिनेशन में होता है। प्रॉब्लम यही है आपके एग्जामिनेशन के अंदर कि ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको। मैं एक्चुअली आज ये जो आप हैंड रेज कर रहे हो, बता रहे कि वो ऑप्शन मेरे में आज हो नहीं था। ठीक है, चलिए, एनीवे 8rc/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा इसको, है ना, आप अपना अपने लेवल पर देखिएगा कि 8rc/5 इसका आंसर होगा। और भी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन भेजा है अभी इन्होंने, चलिए इसको देखो। भाई ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना ये अभी, मतलब, और इसमें ये कहा गया है कि दो कैपेसिटर्स है पैरेलल में, इन्होंने जो टाइम बॉम्ब है उसकी स्टोरी की बात की गई है, टाइम बॉम्ब की वर्किंग की बात की है इन्होंने। तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये भाई। एक तो वैसे ही लड़ाई झगड़े वाली चीज है, इसमें जो कैपेसिटेंस हैं इनके बारे में कहा है कि ये जो कैपेसिटेंस है ये 1.5 माइक्रोफेरेड है, और two capacitors है in parallel each with this capacitance and a resistance of 10 mega ohm connected in a circuit। ठीक है, 10 मेगा ओम यहाँ पर है कुछ, मान लो रेजिस्टेंस है 10 मेगा ओम का, कैपिटल आर। इनिशियली इनमें से एक कैपेसिटर के पास कोई चार्ज है क्यू नॉट मान लें, एक के पास क्यू नॉट है और ये अनचार्ज है। एक कैपेसिटर अनचार्ज है, एक के पास चार्ज है, रेजिस्टेंस आर है। तो वो जो चार्ज वगैरह है वो सब दे रखा है आपको। वो चार्ज की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 मेगा ओम है। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो ये टाइमर है, मतलब जैसे ही जो इनका वोल्टेज है, जैसे ही कैपेसिटर्स का वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, जैसे ही 1/e² टाइम्स होगा, 1/e² टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा पता नहीं, बट जो भी होगा, क्वेश्चन यही है कि ऐसा कब होगा, 1/e² कब होगा, कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का 1/e² कब होगा, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर है, मतलब डिफिकल्ट, मैं बता रहा हूँ कंसेप्चुअली डिफिकल्ट है, आई मीन क्या करना होगा आपको। देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, देखो पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट स्टेप, ये कैसे हो सकता है कि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं और उनमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन अपनी सही है तो मैं इस क्वेश्चन के सोर्स को नहीं जानता कि इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक सोर्स होगा कोई और क्वेश्चन सही है। तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है इसके हिसाब से यहाँ पर एक नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर अनचार्ज होने की वजह से जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि ये पैरेलल में है। क्या ये वायलेशन नहीं हो रहा कि दो कैपेसिटर पैरेलल में है और वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं? क्या होगा फिर? इस कंसेप्ट का एक क्वेश्चन अपने पैकेज में भी है, वैसे ध्यान रखना। ये क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर्स इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली, ये दोनों इस चार्ज को शेयर कर लेंगे Q0/2 और Q0/2 से, इमीडिएट हाफ हो जाएंगे, so that they come, their potential become equal and Kirchhoff रूल वैलिड हो जाएगा हमारा। अदरवाइज एक वायलेशन कर रहे हो आप, क्योंकि ये एक लॉ है, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन E.dr हैज टू बी जीरो, ये कभी नॉन जीरो नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर ये चीज वायलेट हो रही है। हम अगर ये लूप फॉलो करें तो E.dr जीरो नहीं आ रहा,
तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप फिजिक्स में किसी लॉ को वायलेट कर दो, बिकॉज लॉ है तो वो सही काम करेगा। इसका मतलब सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, दोनों कैपेसिटर्स हाफ ऑफ चार्ज इमीडिएटली कैरी करेंगे, इमीडिएटली। उसके बाद आगे की स्टोरी इसके बाद आएगी। इसके बाद ये दोनों कैपेसिटर्स सिमेट्री की वजह से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होंगे, इधर से ये डिस्चार्ज होगा, इधर से ये डिस्चार्ज होगा। तो अगर हम ये माने कि ये करंट आई है और यहां पर भी करंट आई है, तो रेजिस्टेंस में 2i करंट जाएगा। और अब आप लूप इक्वेशन लगाओगे, कोई भी लूप इक्वेशन ले लो, आप इस लोअर कैपेसिटर की इक्वेशन लो, लोअर कैपेसिटर की, यानी ऐसे करके। तो अगर आप ये वाले लूप इक्वेशन बनाओगे तो इसके हिसाब से बनेगा Q0 चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस। ठीक है, यहां पर अगर इसकी बात करें, एंड देन इक्वल्स टू 2 स्मॉल आई आर। फोकस करिएगा रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट पे ध्यान होना चाहिए आपका, मतलब कहां से मेरी इक्वेशन बन रही है। उसके अलावा क्या होगा, और ये Q0/2 नहीं लिखेंगे, बिकॉज Q0/2 तो बिगिनिंग में है। जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन कुछ टाइम बाद की होगी, तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, यहां पर हम ये मानेंगे चार्ज Q है। मतलब अगर आप इस इक्वेशन को t सेकेंड्स बाद देखोगे तो ये Q0/2 से Q हो चुका होगा, और ये भी Q0/2 से Q हो चुका होगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर। और I को क्या रखोगे, तो I बट ऑब्वियस है, दोनों कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ये -dq/dt, बी केयरफुल, डिस्चार्जिंग मोड पे है कैपेसिटर्स, -dq/dt। तो यानी यहां पर हो जाएगा -2r dq/dt। अब आप यहां पर dq डिवाइडेड बाई q इक्वल्स टू dq/q इक्वल्स टू -1/2rc एंड dt। लिमिट्स का ध्यान रखना है, टाइम 0 से t, चार्ज की लिमिट Q0/2 इनिशियली हो चुका था, तो ये Q0/2 से और Q तक जाओगे आप। ये बड़ी खतरनाक चीज है, बता रहे हैं। इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मली स्ट्राइक नहीं कर सकते, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले से प्रैक्टिस नहीं करिए तो नहीं कर पाएंगे ये। हाँ जी, करेक्ट। अब आंसर मुझे नहीं पता बच्चा, ये आंसर जो है, आंसर मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है। अभिनंदन, इसको शेयर कर देना भाई। ठीक है, अगर आप मीटिंग में हो इस टाइम पर तो अभिनंदन, इस क्वेश्चन का आंसर आप शेयर कर दीजिएगा लोगों से ग्रुप पे, या मतलब हमें बता दीजिएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1/e² है। तो आपको मैं अब इसके आगे की वर्किंग बता दूं, आपको Q निकालना पड़ेगा, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1/e² करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1/e² करनी है, तो जो चार्ज होना चाहिए वो 1/e² ऑफ इनिशियल चार्ज, विच मीन्स Q0/2। तो जब आपका चार्ज और टाइम का फंक्शन आ जाएगा तो आप उसमें चार्ज की जगह पे इन प्लेस ऑफ चार्ज Q0/2e² पुट करिएगा, बाकी ये फंक्शन तो रखा होगा। तो इससे मालूम चलेगा कि टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इससे मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, इसको देख लीजिएगा भाई। एक और डाउट मेरे पास आया है, RC, LR एंड LC सर्किट्स विद DC एंड AC सोर्सेस प्रॉब्लम्स फॉर IIT JEE। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन भेजा उनको मैं ये सॉरी बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर इंडक्टेंस इन्वॉल्व है, और इंडक्टेंस का क्वेश्चन अभी हम नहीं कर सकते, बिकॉज मैग्नेटिज्म चैप्टर नहीं पढ़ा हमने। मैग्नेटिज्म चैप्टर नहीं पढ़ा, तो उससे मैं आपको क्षमा चाहूंगा भाई, आपसे माफी मांगूंगा कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा हमसे। एक और क्वेश्चन है, उसको देख लो। ये अब इन्होंने भाई साहब स्क्रीन पूरी नहीं भेजी है भाई साहब, यार आप स्क्रीन पूरी भेज दो, क्योंकि जहां तक मेरे को क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन नंबर भी नहीं दिख रहा, और ये जेई का क्वेश्चन है भाई।
A parallel plate capacitor of capacitance C has a spacing D. The region between the plates is filled with n dielectric layers. ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 2017 या 18 का है। तो भाई जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को भेजा है उसकी पूरी इमेज भेज दें अगर, तो बड़ी मेहरबानी होगी। मतलब डाइलेक्ट्रिक लेयर वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर आप पूरा भेज दो तो सही हो जाएगा। भाई जिसका भी क्वेश्चन है प्लीज भेज दे उसको जरा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं आया यार, ठीक है। हालांकि कुछ क्वेश्चन की मैं एक आइडिया समझ पा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से है। देखो कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के लेयर्स हैं, मतलब एक लेयर फिर दूसरी लेयर, सैंडविच टाइप का है। सैंडविच टाइप का, जैसे ब्रेड के बीच में सैंडविच बनाते हो, तो मल्टी लेयर सैंडविच कितना अच्छा होगा खाने में, सोचो। तो इसमें कुछ इस तरीके से है कि ये कुछ लेयर्स हैं और हर एक लेयर डी विड्थ की है। मतलब जितने भी आप लेयर देख रहे हो ये सब डी विड्थ के हैं। डेल्टा, सॉरी डेल्टा है, डी नहीं डेल्टा है, बट चलो कोई बात नहीं, ये डेल्टा है, यानी ये सब डेल्टा कर लीजिए। ये सारे डेल्टा हैं और डेल्टा की जो वैल्यू है वो डी बाई कैपिटल एन है, बिकॉज यहाँ पर एन लेयर्स हैं डाइलेक्ट्रिक की, एन लेयर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एमएथ लेयर जो है, मतलब अगर आप इसके अंदर से कोई एमएथ लेयर चूज करो, कोई एमएथ लेयर, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फॉर द एमएथ लेयर वो दे रखा है कैपिटल के ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एन। इन्होंने ये बना रखा है कि लेयर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, उसमें से एमएथ लेयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है इसने, और कैपिटल एन नंबर ऑफ लेयर्स हैं जो कि लार्ज है, मतलब बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है, अगर एन की वैल्यू बहुत लार्ज है तो इसका कैपेसिटेंस अल्फा इंटू कैपिटल के एप्सिलॉन ए बाय डी एल एन 2 है, ये है। तो अल्फा कितना होगा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये जेई का ही क्वेश्चन है, अब किसी पर्टिकुलर ईयर का है। हाँ अभी देखो इमेज सही आ गई है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अच्छा 2019 का ये भाई रिसेंट है, 2019 जेई एडवांस। कर बच्चा जल्दी करो, टाइम ओवर हो चुका है। 2009 जेई एडवांस। किसी का आंसर अगर आ गया हो, मतलब किसी ने कर रखा हो। अच्छा सोमिल चौरसिया पहले ही क्षमा चाह रहे हैं कि सर हमसे तो पहले ही नहीं हुआ। अच्छा जी कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहे हैं इसकी, देखिए ये साइड में हिंट कर रहा हूँ, देखो आप। अब आप आपके लिए क्या साइड, मेरे लिए साइड है। ये कैपेसिटर अगर है मान लो, और ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था यार कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव है, ठीक है। आपको मैं हिंट कर रहा हूँ, हिंट ये है कि अगर यहाँ पर K1 K2 नाम के दो कैपेसिटर थे, तो याद करिए इसको आप दो कैपेसिटेंस मान लेते थे C1 C2, और सीरीज में ऐड कर देते थे। C1 की वैल्यू पुट करते थे ए एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K1 डिवाइडेड बाय D1, और C2 की वैल्यू मानते थे ए एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K2 डिवाइडेड बाय D2, और फिर ये कहते थे कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2 ये इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कर रखा है, और जितने भी लोग हैं उन सब ने कर रखा है, ऐसा कोई नहीं है जिसने इस क्वेश्चन को ना किया हो। सात्विक सेठी, मेरा शायद का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, और मैं फिर बोलूंगा इन क्वेश्चंस को। तो ये जैसे ये दो लेयर्स का है, ऐसे ही और इसको जब सिंप्लीफाई करते हो ना इस रिजल्ट को, ये एचसीबी में भी है, तो इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया हो कभी गलती से, अगर आपने किताब खोली हो और लगाया हो इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ आएगा कि ये ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, इसका जो आंसर आता है वो D1 बाई K1 और प्लस
ये आता है इसका आंसर। अब आप लोग कहते हो कि एचसीवी लगाने लायक है या नहीं है, क्यों नहीं है, कंसेप्ट तो वहीं से आ रहा है ना इसका। तो सेम लॉजिक अगर आप यहाँ लगाओ तो कैपेसिटेंस क्या लिखोगे, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, हाँ, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, ये पहला लेयर है, फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, ये फिफ्थ लेयर, एट सिक्स्थ लेयर, एट सो ऑन। तो जो पहला लेयर है उसके लिए कैपिटल के की वैल्यू है ना, ये के ऑफ mth लेयर था। तो जब आप स्मॉल m को 1 पुट करोगे 1, तो पहले वाले लेयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K1, वो होगा कैपिटल के और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय डेल्टा, डिवाइडेड बाय डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू d बाई एन है, तो हम यहाँ पर d अपॉन n करेंगे। थोड़ा ध्यान देना, इसी स्क्वायर मैथमेटिक्स आएगी इसके अंदर, अच्छी खासी मैथमेटिक्स लगनी है। प्लस दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक, उसके लिए यहाँ पर m की वैल्यू 2 रखोगे, तो ये कैपिटल के 1 प्लस 2 बाई एन और नीचे डी बाई एन, यहाँ पर वैल्यू आएगी डी बाई एन प्लस कैपिटल के 1 प्लस 3 बाई कैपिटल एन डिवाइडेड बाय डी बाई एन एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे चलते चले जाओ, तो ये एक सीरीज बन जाएगी। अब सीरीज इनफाइनाइट इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज बनेगी। अभिनंदन का आंसर आ गया, सचिन का सचिन डेल्टा बाई के होगा ना, सही तो है, d1 बाई k1 d2 बाई k2 है, तो डेल्टा है इसमें सारे डिस्टेंसेस। सचिन, तो ये जितने डिस्टेंस है ये सब डेल्टा है ना, ये भी डेल्टा है, फिर ये भी डेल्टा है, फिर ये भी डेल्टा है। बस फर्क है, ये k1 है, ये k2 है, ये k3 है, ये k4 है, इस तरीके से। तो यही लॉजिक जो 2 वाले के लिए है d1 वाला, उसकी जगह डेल्टा बाई k1, ओह ए सॉरी 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 भैया, एक मिनट रुकना, गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है, इसको सही कर लेने दो, इसको सही कर लेने दो, ये मिस्टेक हुई है इसमें। हाँ, इसमें ये मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर डेल्टा ऊपर होगा, मतलब डी बाई एन ऊपर होगा, और के वन नीचे होगा, के वन यानी कैपिटल के 1 प्लस 1 बाई एन नीचे होगा, फिर डी बाई एन होगा, और यहाँ पर के टू यानी कैपिटल के और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 बाई एन, फिर डी बाई एन होगा और डिवाइडेड बाय कैपिटल के 1 प्लस 3 बाई एन होगा। सचिन थैंक यू। और इसको आप इनफाइनाइट सीरीज लेके चलोगे बिकॉज एन काफी लार्ज है। अब आप देखो, क्या यहाँ पर कोई आपकी जानी पहचानी सीरीज आ रही है, क्या कोई ऐसी सीरीज है जिसको आप पहले से जानते हो, इसका समेशन निकाल पाओगे? हाँ जी, कृष्णा सही कर लिया बच्चा, सचिन थैंक यू। क्या आप देखो वेरीफाई करके, क्या डिनोमिनेटर के अंदर आपको लग रहा है कोई ऐसी सीरीज बन जाएगी जिस सीरीज का समेशन आ सकता है? लॉग की सीरीज याद करिएगा, लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज याद रखिए, अगर आप देख लो। हाँ, आर्यन अब सही आंसर है, ठीक है। तो देखो, इससे आपको एक और आइडिया लग रहा है कि ये रीसेंट क्वेश्चन है, 2019 जेई एडवांस सबसे लेटेस्ट एग्जाम है। और आप जेई की तो बात छोड़ दो, मैं आपको ट्रस्ट मानो, मेरा ट्रस्ट मानो, जितना आपने पढ़ा है वो जेई एडवांस, केवीपीवाई और ओलंपियाड तीनों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप सिर्फ एक काम करें, आप अपना मटेरियल ईमानदारी से लगाओ, पैकेज, एचसीवी, और जो ये मैं असाइनमेंट्स आपको दे रहा हूँ, आप ये लगाओ। आप कोरोना को थैंक यू बोलो, बिकॉज उसकी वजह से मेरे असाइनमेंट्स की क्वालिटी बढ़ गई है, अदरवाइज पैकेज से ही काम चलाना पड़ता आपको, ठीक है। तो ये लगाओ, ऑनेस्टली लगाओ, और बेनिफिट होगा आपको, सारे एग्जाम्स में बेनिफिट होगा, ट्रस्ट मानो मेरा, ठीक है। प्लस इरडो के सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलिए, इसका आंसर अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, आर्यन मेरे ख्याल से सही आंसर, बाकी लोग को भी देख लीजिए, है ना। इसका आंसर जो आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में आपको एक सीरीज बन जाएगी, उस सीरीज को सिंप्लीफाई करोगे तो यस, आंसर की वैल्यू जो आएगी वो अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगी। साहिल सिंह, बेनिफिट हुआ, तुम्हारा डाउट खत्म, समझ में आया तुमको यार, बोलो। समझ आएगा बच्चा ही नहीं भी, और किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, है ना, बस डाउट खत्म हो गए, ऑलमोस्ट सभी के डाउट हो गए हैं।
एक क्वेश्चन और है। हाँ, देख लें, एक बार चेक कर लें दीजिए। बॉम्ब वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, एक सचिन का क्वेश्चन है। सचिन, मैं उसको इंडिविजुअल डिस्कस कर दूंगा। ठीक है सचिन, मैं उस क्वेश्चन को इंडिविजुअली डिस्कस कर दूंगा। हाँ जी कनक लो, मतलब एक क्वेश्चन में वही ढूंढ रहा था। चलिए जल्दी से देखिए। एक क्वेश्चन ये है यार, देखो इसमें एक डाउट है। टाइम हालांकि लिमिटेड बचा है पर फिर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्विज का था, जिसके अंदर एक स्फीयर था यहाँ पर, एक और स्फीयर इसके कंसेंट्रिक था। इसको यहाँ पर ग्राउंड किया गया था और यहाँ से इसको एक वायर से ले जा करके बाहर एक स्फीयर से कनेक्ट किया गया था। ये पिछले वाले क्विज का था और यहाँ पर इसकी रेडियस ई थी, ये ए, और यहाँ पर कुछ बी ऐसे कुछ करके था। और इसमें 30 माइक्रोकूलम का चार्ज था। तो इसमें ये पूछा था कि, और ये इनिशियली अनचार्ज था, तो कितना कितना चार्ज जाएगा। मैंने कहा था कि इसको आप एक कैपेसिटर C1 मानो और इसको एक कैपेसिटर C2 मानो। कैपेसिटर C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होगा, और कैपेसिटर C2 एक सिंगल स्फीयर का होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, सिंगल स्फीयर कैपेसिटेंस। और ये एक तरीके से ज्वाइनिंग ऑफ टू कैपेसिटर है, ज्वाइनिंग ऑफ टू कैपेसिटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हो कि अगर एक C1 कैपेसिटर पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है और फिर उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 से ज्वाइन करूं, अनचार्ज C2 से, तो फाइनली क्या होता है, फाइनली ये दोनों कैपेसिटर उस क्यू नॉट चार्ज को आपस में डिवाइड कर देते हैं। इस क्विज का डिस्कशन भी बना चुका हूं मैं, इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। Q1 माइनस Q1 यहाँ पर और Q2 माइनस Q2 यहाँ पर। तो इसमें दो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर Q नॉट, और दूसरा चार्जेस को शेयर करने का जो रेशियो होता है वो C1 बाय C2 का होता है। कनक, इसके थ्रू आ जाएगा आंसर, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ठीक है कनक, चलो बाकी व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, अभी मीटिंग टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, चलिए एंड कर रहे हैं इसको यार।